वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत बिल्त्रे एसबी पे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और सही ढंग से सब्सक्राइब करें, मतलब बेल आइकन को भी दबा दें। इससे वीडियो आपको हमारी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। इसके पहले हमने एक टॉपिक किया था बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, और उसी में ये थोड़ा सा पार्ट है प्रगतिशील शिक्षा का भी, यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में भी उसी टॉपिक में कंप्लीट करा देते हैं लोग। लेकिन मैंने इसको अलग से कराने का सोचा ताकि आप लोगों को कॉन्फ्लिक्ट ना हो दोनों में, और दोनों चीज़ अच्छे समझ में आए कि प्रगतिशील शिक्षा भी क्या है, इसके जो माइनर एरर है वो भी तुम डिटेक्ट कर सको। इसलिए मैंने इसको और उसको दोनों को अलग अलग ले लिया है। यदि आपने वो वीडियोज़ ना देखी हो तो आप चैनल पर जाके उस वीडियोज़ को एक बार देख लें, क्योंकि इस वीडियो को और उस वीडियो को देखने से क्या होगा, जब मैं दोनों की कंपेयर करूँगा तो सबसे पहले आपको ये तो समझ में आएगा कि हाँ यार, प्रगतिशील शिक्षा ये है और बाल केंद्र शिक्षा ये है। इन दोनों में बहुत माइनर सा एरर है जो सब लोगों की समझ में नहीं आता। मैं कोशिश करूँगा समझाने की अच्छे से, इसलिए सबसे पहले जाके आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि किसी ने देखा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और इस टॉपिक को मैंने अच्छे से कवर किया है और उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल भी की है। मैंने मेन पॉइंट जो है प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा के वो भी शामिल किए हैं। इसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी शामिल किए हैं कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, ये है। और बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया, हस्तकला केंद्रित है, संगीत कला केंद्रित है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका है। थोड़ा सा इसमें एक बार टिक लग गया है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इस पर मैं ध्यान नहीं दे पाया और इस पर टिक लग गया। मुझे तीनों पे टिक लगाना चाहिए था या तो अब हम शुरू करेंगे अपनी क्लास को। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो प्रगतिशील शिक्षा का अर्थ क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का अर्थ क्या है। हमने बाल केंद्र शिक्षा में पढ़ा कि हमें बच्चे को प्रधान मानना है, बच्चे को केंद्र बिंदु मानना है, उसी के हिसाब से हमें सारी पढ़ाई करवानी है, उसको स्वतंत्र रखना है। और शिक्षक एक सुविधादाता की भूमिका निभाएगा, एक सुगमकर्ता की भूमिका निभाएगा, एक सहयोगी की भूमिका निभाएगा शिक्षक। बाकी सारी चीज़ें करना किसको है, करना बच्चे ही को है। वो उसको क्या पढ़ना है और शिक्षक उसको उसकी रुचि के हिसाब से पढ़ाएगा, उसकी आवश्यकता के हिसाब से पढ़ाएगा, उसकी अभिवृत्ति के हिसाब से पढ़ाएगा। और प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में सबसे पहले बताया है अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, जॉन ड्यूवी, जो भी आपके एग्जाम में जो भी लिखा है, जॉन ड्यूवी या जॉन डीवी। तो प्रगतिशील शिक्षा के कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहले बताया अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक हैं जॉन ड्यूवी। तो जॉन ड्यूवी ने बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में ही बताया है, जॉन ड्यूवी ने प्रगतिशील शिक्षा के बारे में ही बताया है। तो यदि दो फैक्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप इसको क्लिक करें जॉन ड्यूवी को, क्योंकि जॉन ड्यूवी ने प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बताया है। और उन्होंने क्या बताया कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है बच्चे की शक्ति का विकास करना। कुल मिलाकर घुमा फिरा के सारे यही बात करते हैं कि हमें बच्चे की शक्तियों का विकास करना है। बच्चे की शक्तियों का विकास करना है, इसका मतलब ये होता है कि हमें बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, हमें बच्चे के व्यक्तित्व का विकास करना है, उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करना है, हमें बच्चे की बुद्धि का विकास करना है। उसको स्वतंत्र रखते हुए शिक्षक उसकी इन सभी योग्यताओं का, इन शक्तियों का, इन क्षमताओं का विकास करेगा। ये सिर्फ छोटा सा उद्देश्य है कि हमें बालक की शक्तियों का विकास करना है। शक्तियों का मतलब यही होता है कि उसकी क्षमताएं क्या है, उसकी योग्यताएं क्या है, उसकी बुद्धि कितनी है, हमें इन सब के हिसाब से उसका विकास करना है। तो शॉर्ट में उन्होंने कह दिया कि हमें बालक की शक्तियों का विकास करना है। अगला है कि अलग अलग बच्चों के अनुसार, अलग अलग बच्चों के अनुरूप या अनुसार उनकी शिक्षण विधियों में या शिक्षण प्रक्रिया में अंतर रख के इस उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। इनके जॉन डीवी के कहने का मतलब ये है कि बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, तो शिक्षक को बच्चों को अलग अलग तरीके से सिखाना है, लेकिन इन तरीकों से सिखाते हुए उनकी शक्तियों का विकास होना चाहिए, उनकी क्षमताओं, उनकी योग्यताओं का और उनकी बुद्धि का विकास होना चाहिए, उनका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ये प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य है। ये बाल केंद्रित शिक्षा से थोड़ी सी फ्लेक्सिबल इसलिए है क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को बिल्कुल खुली छूट दी जा रही थी। इसमें खुली छूट तो नहीं दी जा रही है, इसमें शिक्षक गाइडेंस देगा बच्चों को, और उसमें जो बाल केंद्रित शिक्षा थी उसमें बच्चों को खुली छूट दी जा रही थी कुछ भी करने की। तो प्रगतिशील शिक्षा यह बतलाती है कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। शिक्षा जो है वो स्पेशल बच्चे के लिए बनाई गई है। शिक्षा कहती है बच्चे से कि मैं तुम्हारे लिए आई हूँ स्पेशल, तुम मेरे लिए नहीं आए हो, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल आई हूँ ताकि तुम पढ़ सको, क्योंकि बच्चे ही पढ़ते हैं।
पुराने जब हम ओल्ड हो जाते, पुराने हो जाते, बूढ़े हो जाते, फिर तो हम पढ़ते नहीं है, पढ़ते तो बच्चे ही है। तो शिक्षा किसके लिए? बच्चे के लिए। ये जो कॉन्सेप्ट है ये दोनों में है, सेम है ये कॉन्सेप्ट। बाल केंद्र शिक्षा में भी यही मैंने बताया था और प्रगतिशील शिक्षा में भी मैंने यही बताया था कि शिक्षा जो है जो बच्चे के लिए है। क्योंकि दोनों ये अवधारणाएं जो है ये किसने दी है? ये दोनों कॉन्सेप्ट जॉन ड्यूवी ने दी है। प्रगतिशील शिक्षा भी हो, प्रगतिशील शिक्षा भी हो, बाल केंद्र शिक्षा भी, दोनों जॉन ड्यूवी ने दिए हैं। तो ये बात उनकी सेम है दोनों में कि बालक जो है, जो शिक्षा जो है ये बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। अतः शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें हर बच्चे का सामाजिक विकास हो सके। ये जो है ये इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें कि की प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चे का सामाजिक विकास हो सके। हमें ऐसा वातावरण तैयार करना है कि बच्चे का सोशल डेवलपमेंट हो सके। और बाल केंद्र शिक्षा में कैसा वातावरण तैयार करना है? बाल केंद्र शिक्षा में ऐसा वातावरण तैयार करना है ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, सामाजिक विकास भी, शारीरिक विकास भी, संवेगात्मक विकास भी, मानसिक विकास भी और संज्ञानात्मक विकास भी, उसमें सर्वांगीण विकास हो सके। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा सामाजिक विकास को ज्यादा महत्व देंगे। ये अपनी कॉपी में नोट कर लो आप कि बाल केंद्र शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा इस प्रकार भिन्न है कि इसमें सामाजिक विकास पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है और बाल केंद्र शिक्षा में सर्वांगीण विकास पे ध्यान दिया जाता है। सामाजिक विकास करने का मौका मिले, शिक्षा के द्वारा मनुष्य में परस्पर सहयोग, परस्पर एक दूसरे का सहयोग करेंगे और सामंजस्य स्थापित होगा, आपसी संतुलन स्थापित होगा। तो प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चे का सामाजिक विकास अच्छे तरीके से हो सके। इस तरह प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य है कि बालक की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो सके। पर्सनालिटी एक अलग से टॉपिक है अपने आप में, मैं उसको आपको क्लियर कराऊंगा अच्छे से। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम कहते हैं कि किसी की पर्सनालिटी अच्छी है, मतलब किसी में बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें उसने सीख रखी हैं, तो हम कहते हैं कि यार इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। और किसी ने बहुत घटिया चीज़ें सीख रखी हैं, बहुत गंदे गंदे गुण सीख रखे हैं, बहुत गंदी गंदी क्रियाएं भी करता है, एक्टिविटीज़ भी करता है ऐसी, तो हम कहेंगे यार इसकी खराब पर्सनालिटी है। तो हमारा प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चे का जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। और प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांत के अनुसार ही आजकल शिक्षा को सार्वभौमिक बनाया जा रहा है और अनिवार्य बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके कहने के मतलब जैसे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा निःशुल्क है और अनिवार्य है, तो वो क्वेश्चन पूछते हैं कि आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया है, इसका संबंध किससे है? बाल केंद्र शिक्षा से है कि प्रगतिशील शिक्षा से है? तो इसका संबंध हम बताएंगे कि प्रगतिशील शिक्षा से है, क्योंकि ये बता रहा है ना यहाँ पे कि प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांत के अनुसार ही आजकल शिक्षा को यूनिवर्सल और कंपलसरी बनाने पर जोर दिया जा रहा है कि बच्चे को जो शिक्षा दी जा रही है वो अनिवार्य हो, कि सब बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे। ये किसका सिद्धांत है? शिक्षा को अनिवार्य बनाने का सिद्धांत किसका है? प्रगतिशील शिक्षा का है। और यहीं से आरटीई एक्ट 2009 में भी इसको लिया गया है, यहीं से लिया गया प्रगतिशील शिक्षा से। तो कभी पूछे कि आरटीई एक्ट 2009 में अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया गया है, इस अवधारणा को कहां से लिया गया है? तो प्रगतिशील शिक्षा से लिया गया है। अगला है शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का जो लक्ष्य है वो व्यक्तित्व का विकास करना है। प्रत्येक बालक को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलना चाहिए। देखिए अवसर तो सबको मिलना ही चाहिए। इसका लक्ष्य व्यक्ति और समाज दोनों का विकास करना है। देखो वहां पे हम पढ़ रहे थे बाल केंद्र शिक्षा में कि बाल केंद्र शिक्षा का उद्देश्य है बालक का विकास करना, सिर्फ और सिर्फ बालक का विकास करना, बालक को स्वतंत्र रखना, बालक की मांग, रुचि और आवश्यकता और अभिवृत्ति के हिसाब से उसको आगे बढ़ाना। लेकिन यहाँ पे बालक का तो विकास करना ही है, साथ में समाज का भी विकास करना है। तो मैंने पहले बता दिया कि बाल केंद्र शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा इसी प्रकार भिन्न है कि इसमें समाज को ज्यादा महत्व दिया जाता है। बालक को तो हम महत्व दे रहे हैं, बालक के सामाजिक विकास को तो हम महत्व दे रहे हैं, साथ में हम समाज को, सोसाइटी को भी हम महत्व दे रहे हैं, आस पड़ोस को भी महत्व दे रहे हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं? यदि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती है, तो आप बताएं प्रोजेक्ट विधि आती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि भी आती है। ये यूपी सुपर टेट में फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं। तो प्रोजेक्ट मेथड आती है और समस्या समाधान विधि आती है। अगला है कि प्रगतिशील शिक्षा का महत्व क्या है? व्हाट आर इंपोर्टेंस ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन? प्रोग्रेसिव एजुकेशन का इंपोर्टेंस क्या है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसने दी? जॉन ड्यूवी ने दी। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जॉन ड्यूवी, जिन्होंने प्रगतिशील शिक्षा की विचारधारा का चिंतन किया, मनन किया, और एक विचारधारा है प्रगतिशील शिक्षा। ये कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ पे इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। तो प्रगतिशील शिक्षा एक विचारधारा है जॉन ड्यूवी की।
तो इसमें इन्होंने क्या महत्व है इस एजुकेशन का? इस एजुकेशन का महत्व है कि बालकों की रुचि को ध्यान में रखकर उनका निर्देशन करना चाहिए। हमें बाल की रुचि, बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनका निर्देशन करना चाहिए। बाल केंद्र शिक्षा में भी बच्चों की रुचि, बच्चों की आवश्यकता, बच्चों की मांग, बच्चों की अभिवृत्ति, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जा रही थी। लेकिन शिक्षा कैसी दी जा रही थी? वहाँ शिक्षक निर्देशन नहीं कर रहा था, वहाँ शिक्षक निर्देशन नहीं कर रहा था। यहाँ शिक्षक निर्देशन कर रहा, मतलब उनको पढ़ा रहा है, उनको चीज़ें बता रहा है, उनको सिखा रहा है। वहाँ पे बच्चे खुद सीख रहे थे अपने आप से। अपने ज्ञान के निर्माता बालक स्वयं थे। जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चे अपने ज्ञान के निर्माता स्वयं हैं। तो बाल केंद्र शिक्षा में भी यही बताया जा रहा था कि बच्चे ज्ञान के निर्माता स्वयं है, कोरी स्लेट नहीं है, कि ताकि उनको शिक्षा उनमें ज्ञान भरता रहे, वो खुद अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे। शिक्षक को एक सुविधादाता और सुगमकर्ता की भूमिका निभानी है। और यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा में यह बताया गया है कि बालक को उसकी रुचि को, बालक की जिस सब्जेक्ट में रुचि है, जिन चीज़ों में रुचि है, जिन विधियों में रुचि है, उसके हिसाब से उसको पढ़ाना चाहिए और उसका निर्देशन करना चाहिए। शिक्षक यहाँ उसका निर्देशन करेगा, उसको निर्देश देगा। इसके बाद दूसरा है कि बालक को स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाना चाहिए। ये दोनों में कॉमन है। बाल केंद्र शिक्षा में भी करके सीखने पर बल दिया जा रहा था और इसमें भी करके सीखने पर बल दिया जा रहा है। तीसरा है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत अनुशासन बनाए रखने के लिए बालकों को स्वाभाविक प्रवृत्तियों को दबाना नहीं चाहिए। इनके कहने का मतलब है कि प्रगतिशील शिक्षा में ऐसा ना हो कि हम बहुत अच्छा अनुशासन बनाने के चक्कर में, यार कोई हल्ला नहीं करे, शांत रहो सब लोग, बहुत अनुशासन में रहो, ठीक ठाक रहो, तौर तरीके से रहो। तो इसके चक्कर में हमें ऐसा नहीं करना कि उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को हम दमन कर दें, दबा दें। स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ मतलब हंसना, खेलना, कूदना, मजाक करना, एक दूसरे को परेशान करना, मौज मस्ती करना, ये स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ हैं। और हम जाना अनुशासन बनाएंगे कक्षा में, सबसे कहेंगे, बड़े स्ट्रिक्ट रहेंगे कि यार शांत रहो सब लोग, हल्ला मत करो, कोई शांत बैठो, सेटअप सब लोग। तो इससे क्या होगा कि उनकी ये स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ हैं, इनका दमन हो जाएगा। ये स्वाभाविक है प्रवृत्ति, उनकी नेचुरल है, हमें इनका दमन नहीं करना। बच्चे हैं, थोड़ी बहुत हल्ला तो करेंगे, तो हमें इतना अनुशासन नहीं बनाना कि वो उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का दमन हो जाए। अगला है कि बालक के विकास, ये विकास जो वर्ड है यहाँ पे गलत है, ये विकास वर्ड गलत है। बालक के व्यक्तित्व का विकास बेहतर हो, बालक की पर्सनालिटी का गजब का डेवलपमेंट हो और शिक्षा के द्वारा जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की जा सके। जनतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, ये सब, प्रजातांत्रिक मतलब जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन ही प्रजातंत्र है। प्रजातांत्रिक मूल्य मतलब एक ऐसा समाज, एक ऐसा विद्यालय, एक ऐसा घर परिवार पास पड़ोस जहाँ पे जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हो, मतलब जहाँ जनता की चलती हो, जहाँ कोई एक विशेष व्यक्ति की ना चलती हो, सारी जनता की चलती हो, सबको बोलने का अधिकार हो, सबको अपने अनुभव शेयर करने का अधिकार हो। तो प्रगतिशील शिक्षा के माध्यम से हमें जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करनी है और बच्चे की पर्सनैलिटी का अच्छे से डेवलपमेंट करना है। और प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य है बालकों का विकास करना। कुछ आईएमपी पॉइंट है, ये पॉइंट जो है इनको प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्र शिक्षा दोनों को मिक्स करके लिया गया है। तो जॉन डीवी के द्वारा लैब विद्यालय के उदाहरण है। जॉन डीवी ने एक विचारधारा दी थी लैब विद्यालय की। उन्होंने बताया था कि जो लैब विद्यालय कैसे होंगे, उनमें कैसे शिक्षक रहेंगे, कैसे बच्चे रहेंगे। तो वो किसके उदाहरण है लैब विद्यालय? उन्होंने प्रगतिशील शिक्षा के बारे में ही बताया था, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, उन सब चीज़ों को शामिल करते हुए उन्होंने विद्यालय बनाया है और उसको कहते हैं लैब विद्यालय। दूसरा है कि बाल केंद्र शिक्षा का समर्थन किसने किया? जॉन ड्यूवी ने किया। बाल केंद्र शिक्षा का समर्थन किसने किया? जॉन ड्यूवी ने किया। विद्यार्थियों को स्वयं अपनी समस्या सुलझानी चाहिए, यह कथन किसने कहा? यह भी जॉन ड्यूवी ने कहा। विद्यार्थियों को स्वयं अपनी समस्या सुलझानी चाहिए, किसने कहा है? जॉन ड्यूवी ने कहा है। अगला है कि बाल केंद्र शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, मतलब बच्चे अपने हाथ से गतिविधियाँ करें। जैसे साइंस की क्लास में जब प्रैक्टिकल होता है तो बच्चे अपने हाथ से चीज़ों को पकड़ते हैं, हाथ से चीज़ों को छूते हैं, हाथ से अनुभव करते हैं सारी चीज़ों को। तो बाल केंद्र शिक्षा में ये सब किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे अपने आप कॉपी में लिख लें कि बाल केंद्र शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, हैंड ऑन एक्सपीरियंस। इसका उदाहरण मैंने बाल केंद्र शिक्षा में अच्छे से दिया है, वहाँ जाके देख सकते हैं। अगला है बाल केंद्र शिक्षा। अगला है बाल केंद्र शिक्षा की प्रमुख विशेषता है कि उसमें शिक्षा के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को स्वयं की समाज का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। बाल केंद्र शिक्षा में क्या होता है? शिक्षक बच्चों का सिर्फ मार्गदर्शन करता है, और बच्चे स्वयं अपनी समाज का निर्माण करते हैं, अपने आप से सीखते हैं, स्वतंत्र है सीखने के लिए। शिक्षक क्या करता है? सिर्फ मार्गदर्शन करता है, एक सुविधादाता और एक सुगमकर्ता की भूमिका निभाता है। अगला है बाल केंद्र शिक्षा शास्त्र का
बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने या महत्व देना। मतलब बच्चों की अभिव्यक्ति, बच्चे बोलें, अपने अनुभव शेयर करें और सक्रिय रहें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। किसी कंपटीशन में यदि पार्टिसिपेट करते हैं तो सक्रिय रहें, ये ना रहे कि कोने में बैठे रहें। सबसे बोलें, बातचीत करें, अपने अनुभव बताएं, सारी चीज़ें करें, एक कोने में ना बैठे रहें कि भाग तो ले लिया लेकिन बैठ गए कोने में, किसी से बोल नहीं रहे। तो ये नहीं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, नहीं बोलो सबसे। तो अब कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम देखेंगे, फिर अलग से क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिव की वीडियो आएगी, फिर आप उसको देखें। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है कि सर पहले EVS पढ़ाओ, और थोड़े से लोगों ये भी कमेंट आया कि हिंदी भी पढ़ाओ, हिंदी व्याकरण और EVS में से हम एक सब्जेक्ट लाने वाले थे, तो ज़्यादातर लोगों ने तो यही बताया कि EVS लाओ। तो फिलहाल अब EVS का विचार कर रहे हैं, और यदि आप हिंदी व्याकरण चाहते हैं तो जो भी कमेंट ज़्यादा होंगी मैं उसके हिसाब से क्लास लाऊंगा, क्योंकि जो संख्या ज़्यादा कहेगी मैं तो वो करूँगा यार। तो अब थर्ड है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ये मैंने करने को भी दिया था, क्षमा चाहूँगा इसके लिए, क्योंकि मैंने टिक लगा दी है इसमें और मैं इसको थोड़ा सा देखना भूल गया था PDF बनाते समय। तो यहाँ पे प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, एवरी चाइल्ड स्पेशल। कोई भी बच्चा गंदा नहीं होता, कोई भी बुरा नहीं होता। एक शिक्षक के दृष्टिकोण में सारे बच्चे, एक शिक्षक के दृष्टिकोण में, बाल मनोविज्ञान के दृष्टिकोण में सारे बच्चे अच्छे होते हैं, प्रत्येक बच्चा स्पेशल होता है, एवरी चाइल्ड स्पेशल। जैसे वॉटसन ने कहा भी है कि आप हमें 1 दर्जन बच्चे दे दो, आप कहोगे तो मैं ऐसे डॉक्टर, चोर, डाकू कुछ भी बना दूंगा। वो इसी आधार पे तुमने कहा है कि सारे बच्चे स्पेशल होते हैं, कोई भी बच्चा बुरा नहीं होता, जैसा उसको वातावरण दोगे वैसा बच्चा बन जाएगा। तो एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। अगला है बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस प्रकार के पाठ्यक्रम पर बल दिया है। महात्मा गांधी ने नृत्य कला से तो वो संबंधित ही नहीं थे, पुस्तक कला के अंदर कोई पाठ्यक्रम नहीं होता, संगीत कला से वो संबंधित नहीं थे। वो एक ही बचा हस्तकला के अंदर, हैंड ऑन एक्सपीरियंस। वो हस्तकला चलाते भी थे, तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते थे। और जो क्वेश्चन आपसे ना आए, निवेदन है आप अपने नोट्स में लिख लें, क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे यहाँ नहीं बनेगा वो एग्जाम में नहीं बनेगा, इसलिए आप उसको यहीं अच्छे से सही कर लें, एग्जाम में भी सही हो जाएगा। तो बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने हस्तकला के अंदर पाठ्यक्रम पर बल दिया। अगला क्वेश्चन है NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका है। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा ने भी सुविधादाता बताया है शिक्षक को, और NCF ने भी सुविधादाता बताया है शिक्षक को। शिक्षक सत्तावादी नहीं है, शिक्षक अनुमति परक नहीं है, मतलब ऑर्डर दे बच्चों को, अधिनायकवादी नहीं है। ये सत्तावादी अधिनायकवादी लगभग एक जैसे हैं। तो सुविधादाता है, बच्चे को सुविधा प्रदान करने वाला है शिक्षक, सुगम करता है, चीज़ों को सरल करके बताने वाला है शिक्षक, सेवक है शिक्षक बच्चों का। तो D हमारा राइट आंसर है। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस संबंध में एक शिक्षक की क्या भूमिका है। तो देखिए, एक शिक्षक की सुगमकर्ता की भूमिका है, चीज़ों को सरल बनाने वाले की भूमिका है एक शिक्षक की। निर्देशक की भूमिका कहाँ है। निर्देशक की भूमिका है प्रगतिशील शिक्षा में, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में एक निर्देशक की भूमिका है, और बाल केंद्रित शिक्षा में सुगमकर्ता की, फैसिलिटेटर की, सुविधादाता की भूमिका है। नोट कर लें यदि आपको इन चीज़ों में कन्फ्यूजन हो रहा है तो, और एक बार में वीडियो समझ में ना आए तो कृपया 2 बार देख लिया करें, 3 बार देख लिया करें, क्योंकि बार बार रिवीजन करने से ही ये चीज़ें तुम्हारे दिमाग में बैठेंगी। 15 है कि प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। पहला, शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं, तो शिक्षक को यहाँ स्थिति विशेष सूचना नहीं देना है, बच्चों को अपने हिसाब से काम करना है। शिक्षक एक निर्देशक है। अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशलों में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलना। मैंने आपको क्या ऐसा पढ़ाया, मैंने बिल्कुल आपको ऐसा पढ़ाया, तो इसको भी आप गलत करें। परीक्षा मानदंड संदर्भित, मतलब परीक्षा मानदंड मतलब नियम बना दिए जाए कि 100 में से 33 नंबर लाना अनिवार्य है। तो प्रगतिशील शिक्षा में ऐसे कोई नियम नहीं बनाए जाते, और ना कोई बाह्य परीक्षा होती है, ना कोई परीक्षा के नियम बनाए जाते हैं, ना कोई बाह्य परीक्षा होती है। तो ये तो तीनों गलत होगा। ये सही है कि ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। अब सामाजिक विकास करेंगे, सामंजस्य करेंगे लोगों के साथ, तो सहयोग करना तो सीख ही जाएंगे। जब ग्रुप में काम करेंगे तो सहयोग करना तो सीखेंगे, और प्रत्यक्ष अनुभव से ज्ञान प्रदान करेंगे। प्रत्यक्ष अनुभव मतलब डायरेक्ट एक्सपीरियंस। जैसे स्कूल में शिक्षक ने पढ़ाया कि ट्रैफिक लाइट के बारे में, ट्रैफिक नियमों के बारे में, और फिर बच्चे को बाहर शिक्षक घुमाने ले जाता है, तो फिर वहाँ यदि ट्रैफिक लाइट के नियमों को डायरेक्ट बताता है कि देखो
अब हमें सड़क के इस ओर चलना चाहिए, हमें सड़क से इस ओर, ये गलत साइड है सड़क की, ये सही साइड है। इन सारे ट्रैफिक नियमों के बारे में वो डायरेक्ट वहाँ पे बताता है बच्चों को। तो ये होते हैं प्रत्यक्ष अनुभव। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष कैसे होने चाहिए प्रगतिशील शिक्षा में? लोकतांत्रिक होना चाहिए और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाना चाहिए। शिक्षा के पूर्ण नियंत्रण में होना चाहिए, ये तो गलत ही है। चीज़ें शिक्षा के नियंत्रण में नहीं होंगी। सत्तावादी होता है, ये गलत है। सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है, ये गलत है। शिक्षक को तो उपस्थित होना है, गाइडेंस कौन देगा, निर्देशन कौन करेगा? तो प्रगतिशील शिक्षा में जरूरी है कि कक्षा कक्ष लोकतांत्रिक हो, जहाँ जनता का शासन हो, सभी बच्चों के अनुभव को शेयर किया जाता हो, बच्चों की बात समझी जाती हो, उनकी आवाज़ को प्रमुखता दी जाती हो और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता हो कि बच्चे को जो पूछना है, जो समझना है वो समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। एक प्रभावी शिक्षक के लिए, एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या जरूरी है? वह उच्च जाति से संबंधित हो, वह उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर से संबंधित हो, वह कठोर हो नहीं, उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, वह अच्छे से बात करता हो, उसका अच्छा व्यवहार हो, वह बच्चे को अच्छे से समझ सकता हो, अच्छे से एक दूसरे से बात कर सकता हो, कैसे बात करनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में उसको पता हो, उसका भाषाई विकास बहुत अच्छा हो, कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण में वह निपुण हो। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है? कोई प्रभावशाली विद्यालय है तो उसकी क्या विशेषता होगी? प्रतियोगितात्मक कक्षा की कक्षा में प्रतियोगिता होती रहती है, कंपटीशन करवाते हैं दो बच्चों के बीच में, निरंतर तुलना करते हैं। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना कि भाई उसके तो 25 नंबर आ रहे हैं 25 में से, तुम्हारे 25 में से 20 आ रहे हैं, तुम्हारे 25 में से 15 आ रहे हैं, क्यों आ रहा है तुम्हारे 25 में से 15, उसके तो 25 में से 25 आ रहा है। ये निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन होता है। तो ये नहीं करना हमें, ना हमें बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता करानी है, ना हमें दंड देना है, हमें व्यक्ति सापेक्ष अधिगम करना है। इसका मतलब क्या होता है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम का? इसका मतलब ये होता है कि जैसे बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, पूरी क्लास को शिक्षक ने चीज़ें समझा दी, किसी बच्चे को समझ में नहीं आई, तो वो शिक्षक उस बच्चे को अकेले समझाएगा, व्यक्तिगत समझाएगा कि देखो बेटा ये चीज़ ऐसी है। जैसे लोगों को चीज़ समझ में नहीं आती तो मैं उनको अपना नंबर कमेंट कर देता हूँ कि इस नंबर पे तुम डायरेक्ट पूछ लो, या व्हाट्सएप पे मैसेज करके तुम डायरेक्ट पूछ लो जो चीज़ें तुम्हें समझ में नहीं आती। ये होता है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। तो ये अगर कोई अच्छा विद्यालय होता है बेहतरीन सा, उसकी ये विशेषता होती है कि व्यक्ति सापेक्ष अधिगम करता है। ये नहीं करता कि यदि तुम्हें एक अकेले को समझ में नहीं आया तो वो पूरी क्लास को, उसने तो ये बोल दिया पूरी क्लास को तो समझ में आया है, तुम्हें क्यों नहीं आया, मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगा। ये नहीं होना चाहिए। उसको समझ में नहीं आया अकेले को, उसको तुम समझाओ, व्यक्तिगत समझाओ। ये होता है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। अगला है पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? इसका आंसर आप हमें कमेंट करें यदि आपको अच्छे से समझ में आया है कि इसका आंसर क्या है। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? विद्यालय केंद्रित होना चाहिए, या छात्र केंद्रित होना चाहिए, या शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। इसका मैं उत्तर आपको बता ही देता हूँ। तो विद्यालय केंद्रित तो कभी नहीं होगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो बच्चे के हिसाब से होंगी, क्योंकि शिक्षा बच्चे के लिए है। शिक्षा बच्चे के लिए बनाई ही गई है, बूढ़े या किसी दूसरे वर्ग के व्यक्तियों के लिए नहीं बनाई गई, या किसी दूसरे ग्रह के लोगों के लिए नहीं बनाई गई। शिक्षा बच्चे के लिए बनाई गई है, इसलिए पाठ्यक्रम भी बच्चे के हिसाब से होगा, सिलेबस जो है वो बच्चे के हिसाब से होगा। तो यदि आपको हमारा पढ़ाना वास्तविकता में अच्छा लगता हो तो प्लीज़ कमेंट करें कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है ऐसी चीज़ों से, क्योंकि यदि मैं मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करें। और आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। और जो भी क्लास आप चाहें तो आप हमें कमेंट में बताएं, और जो भी वीडियो में संशोधन चाहें, आप चाहें कि मैं लाइव आऊँ तो कुछ समय में लाइव आने की भी कोशिश करूँगा, और यदि आप चाहें कि मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँ तो मैं बोर्ड पे भी पढ़ाने की कोशिश करूँगा। लेकिन इस बात को मेरे तक पहुँचाने के लिए आपको एक जरिया है कमेंट, तो आप कमेंट करें। और यदि व्हाट्सएप पे आप कुछ ना पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9111469758। और ये हमारी वीडियो का अंत है, और इस टॉपिक का भी ये अंत है। हमने बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा, एक सिंगल टॉपिक है, इसको 2 वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मैंने कर लिए हैं, एक वीडियोस और आएगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार तुम्हारा ये वीडियोस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे, और ये हमारी वीडियो का अंत है। यदि आप कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं।